सभी को गुड मॉर्निंग। आज पेरिटी के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। स्पेस और मैटर दो ही चीज़ें हैं जिनसे हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को रियलाइज़ कर सकते हैं। स्पेस है, स्पेस में मैटर। मैटर का जो डेंस पार्ट है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। वैसे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आपने बहुत कुछ जाना हुआ है। फर्मियाइंस हैं, बोसॉन्स हैं, एक क्लासिफिकेशन के रूप में बोल रहा हूँ। वैसे पार्टिकल्स को आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन वगैरह वगैरह। हर पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। उसका मास क्या है, उस पर चार्ज क्या है, उसकी स्पिन क्या है, उसकी स्पेस में लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। वैसे तो हाई एनर्जी फिजिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनसे आप परिचित होते हैं, जैसे स्ट्रेंजनेस है। क्वांटम नंबर से भी हम समझने की कोशिश करते हैं और क्वांटम नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। चाहे आप स्पेस को बड़े तौर पर कंसीडर करें जिसमें आप स्टार्स वगैरह को लेते हैं, और चाहे जो हाईली डेंस न्यूक्लियस है वहाँ पे स्पेस की कल्पना करें। स्पेस में जो पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है उसके बारे में हमें जानना है। तीन जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं पेरिटी को समझने से पहले हमें दिमाग में रखनी होगी। एक तो स्पेस, दूसरा टाइम, और तीसरा उस पर चार्ज किया है। सिमिट्री आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है ना, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, ये आपने पढ़ा। ऐसे ही हर पार्टिकल को एक सिमिट्री से डिफाइन करना है, न्यूक्लियस को भी एक सिमिट्री से डिफाइन करना है। तो उस सिमिट्री को डिफाइन करने के लिए हम पेरिटी शब्द प्रयोग करते हैं। उतनी ही इम्पॉर्टेंट है पेरिटी जितनी की चार्ज होता है, मास होता है किसी पार्टिकल का, उतनी ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है पेरिटी। ठीक है। अब मैं जो हमने टेक्स्ट लिया है इसका रेफरेंस हमने लिया है ए बाइजर से, जो कि बहुत ही बेसिक बुक है, यूजी लेवल की है, लेकिन ये जो बेसिक है वो किसी भी लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है जो हमने पहला सेंटेंस इसमें लिया है। ए सिमेट्री ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड एग्जिस्ट व्हेन ए सर्टेन ऑपरेशन लीव समथिंग अनचेंज्ड। माने हमने कोई ऑपरेशन लिया और उसके बाद जैसे सपोज करते हैं हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे थे, उसके बजाय हम रिवर्स डायरेक्शन में देखने लगे, हमने ऑपरेट कर दिया। और उसके अलावा मैथमेटिकली भी हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए। तो कोई भी ऑपरेशन करेंगे हमें निश्चित रूप से कुछ वेरिएशन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो चेंज ना हो किसी ऑपरेशन के बाद भी तो हम कहेंगे वो सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं एक और पॉइंट आगे डिस्कस करने से पहले कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टिकल होते हैं एटॉमिक लेवल पे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आप जानते ही हैं, इनका ड्यूअल नेचर होता है।
पार्टिकल के साथ साथ उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है, ऐसा आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा। और इसको पार्टिकल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमको एक वेव फंक्शन की ज़रूरत होती है। वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने पढ़ा है कि वैसे तो साई ए प्लस आर बी टाइप का होता है, डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग वेव फंक्शन का नहीं निकल पाता है। उसका फिजिकल मीनिंग के निकालने के लिए साई मॉड स्क्वायर या साई स्टार कहते हो, और इसको आप प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हो। अब वेव फंक्शन तो उन पार्टिकल्स के साथ भी जुड़ा होगा जिन पार्टिकल्स के बारे में जिन पार्टिकल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। अब पार्टिकल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उस वेव फंक्शन पे ध्यान दीजिए। वेव फंक्शन ही पार्टिकल को कैरेक्टराइज भी करता है कि नहीं? अगर हम वेव फंक्शन, और दूसरी चीज स्पेस है। क्या है? स्पेस। तो स्पेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 3 डायमेंशंस में आप इस तरीके से वेव फंक्शन को लिख सकते हो। और उसके बाद जो है वो साइन माइनस एक्स, अगर जैसे आप कहते हो ये 3 एक्सेस है, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये प्लस है, हम माइनस एक्स ले लें, माइनस वाई ले लें और इसी तरीके से माइनस जेड ले लें। यानी हमने पूरे तरीके से उसकी मिरर इमेज की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अगर इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो हम ये कह सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड करने पे ये प्लस ही रहे, यानी कि ऐसा रहे। पहली चीज तो सिमेट्री की बात करी, और सिमेट्री को ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी पेरिटी बनाई गई। अब पेरिटी इवन पेरिटी तब कहलाएगी कि उसका हम मिरर इमेज कंसीडर करें और फिर भी उसके स्वरूप में परिवर्तन ना हो तो हम कहते हैं इवन पेरिटी। ठीक है? इवन पेरिटी का मतलब है कि सिमेट्रिक है। इवन पेरिटी का मतलब सिमेट्रिक है। उल्टा सीधा एक समान, उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। उल्टा सीधा समान ना हो तो क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक है। जैसे कि साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस हो गया, माइनस साइन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये पेरिटी जो है परिवर्तित हो गया साइन, तो इसको हम ऑड पेरिटी कहेंगे या इसको एसिमेट्रिक कहेंगे। अब मैं इन्हीं को शब्दों में, आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी, हमने भेज दिए हैं, वही नोट्स हैं, और मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए सिमेट्री ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड एग्जिस्ट व्हेन ए सर्टेन ऑपरेशन लीव्स समथिंग अनचेंज्ड। इसका मतलब समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल, ए कैंडल इज सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। एग्जाम्पल, हमने एक कैंडल सामने रख दी, चाहे ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, सिमेट्रिक है। दूसरी बात, द टर्म पेरिटी विद नो क्वालिफिकेशन रिफर्स टू, द टर्म पेरिटी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। with no qualification refers to the behavior of a wave function under an inversion in space। यानी स्पेस में अगर हम उसको इन्वर्ट करते हैं तो उसके बिहेवियर को हम वेव फंक्शन के माध्यम से जो रेफरेंस देते हो वही पेरिटी है। फिर एक बार सुन लीजिए, द टर्म पेरिटी विद नो क्वालिफिकेशन refers to the behavior of a wave function। एक्चुअली पार्टिकल को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेव फंक्शन कहा जा रहा है तो ये हवा में नहीं है। हवा में तो हालांकि होता ही है, स्पेस में होता है, मतलब नथिंग हम नहीं मान के चल रहे। वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर पार्टिकल, तो पार्टिकल शब्द नहीं बोलना है। आप वेव फंक्शन बोला जा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के से संबंधित ही है, उसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन से ही हम अपनी बात पूरी कर ले रहे हैं।
तो द टर्म पेरिटी विद नो क्वालिफिकेशन रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए वेव फंक्शन अंडर एन इन्वर्जन इन स्पेस। समझ आ गया सबको या नहीं समझ आया? बाई इन्वर्जन इन स्पेस इज मीन्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स। ये तो आपने समझ लिया, आप फिजिक्स की लैंग्वेज जानते हैं। थ्रू ऑरिजिन द माइनस एक्स रिप्लेसिंग एक्स, माइनस वाई रिप्लेसिंग वाई एंड माइनस जेड रिप्लेसिंग जेड। जेड को रिप्लेस हमने माइनस जेड से कर दिया है, वाई को माइनस वाई, और इसी तरीके से इफ द साइन साई, साई माने वेव फंक्शन साई, डज नॉट चेंज अंडर सच एन इन्वर्जन। जो आप ये चेंज कर रहे हो तो ये इन्वर्जन ही, तो आप इन्वर्ट ही तो कर रहे हो। इफ डज नॉट चेंज अंडर सच एन इन्वर्जन, दिखा दिया, इज सेड टू हैव इवन पेरिटी। फिर दूसरे पॉइंट में लिखा इफ द साइन ऑफ साई चेंजेस, दूसरा वाला हमने जो इक्वेशन लिखा है ये फर्स्ट है, ये इवन पेरिटी हो गया, ये सेकंड ऑड पेरिटी हो गया है, एंड साई इज सेड टू हैव एन ऑड पेरिटी। एग्जाम्पल, द फंक्शन, आपने दो फंक्शन पढ़े हुए हैं, एक cos x पढ़ा है, cos माइनस थीटा में x लिख दिया, cos माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? cos x ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसका मतलब इवन फंक्शन हुआ या इवन पेरिटी होगी। और साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता है तो वो ऑड पेरिटी। इस तरीके से समझाया। फर्दर मोर इफ वी राइट, ये सेंटेंस लिखा है, इफ वी राइट साई एक्स वाई जेड इक्वल टू साई एक्स वाई जेड के साथ हमने पी लगा दिया, तो पेरिटी शब्द हमने यूज किया है, पेरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, बेसिक हमने उसमें मैथमेटिकली लिखा नहीं, तो इस इक्वेशन में हमने लिखा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ पे पी लिख दिया। अब जो दो हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें p की वैल्यू +1 हो सकती है या p की वैल्यू -1। पहली इक्वेशन के हिसाब से +1 और सेकेंड वाली इक्वेशन के हिसाब से -1 होगी, यही तो होगा। अगर +1 है p की वैल्यू तो इवन पेरिटी है, -1 है तो ऑड पेरिटी है। आर यू क्लियर? तो वी कैन रिगार्ड p एज पेरिटी क्वांटम नंबर। इसी p को पेरिटी क्वांटम नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? करेक्टराइजिंग साई, साई को ये करेक्टराइज कर रहा है विद पॉसिबल वैल्यूज आर +1 एंड -1, +1 फॉर इवन पेरिटी एंड -1 फॉर ऑड पेरिटी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, आपने बेसिक जाना। सबसे पहले मैंने सिमेट्री की बात करी, और सिमेट्री को हम पहचानते हैं इन्वर्ट करके। कैसे पहचानते हैं? इन्वर्ट करके, राइट? इन्वर्ट करके पहचानते हैं। अब उसी को, चूंकि किसी पार्टिकल को हमें करेक्टराइज करना होता है, और पार्टिकल को करेक्टराइज करने का जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल है, ये हम जानते हैं, बट वी हैव टू करेक्टराइज इट बाय ए वेव फंक्शन। यानी उसका जो लेखा जोखा हमें मिलेगा वो मिलेगा वेव फंक्शन से। तो वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं, और वेव फंक्शन का हम इन्वर्ट कर दे रहे हैं, करके देख ले रहे हैं। इन्वर्ट कर देने से भी वो एज सच रहता है तो इवन पेरिटी कहलाएगी, और अगर चेंज हो जाता है तो ऑड पेरिटी, यानी +1 आएगा या -1 आएगा। तो जो पेरिटी है उसी सिमेट्री को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? अब आगे आते हैं हम लोग। एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल हैज़ ए सर्टेन पेरिटी। ये बेसिक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिए कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल की एक सर्टेन पेरिटी होती है एसोसिएटेड विद इट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कहने को तो हमने लाइनें लिख रखी हैं, जब आप गेट का पेपर ऑब्जेक्टिव देखोगे या नेट को देखोगे, आप देखेंगे यही एक एक लाइन जो है उस पर एक एक क्वेश्चन बना होता है। आप ऑब्जेक्टिव जब देखोगे तो उनमें ऐसी ही बातें भरी होती हैं। आप ये हमेशा याद रखने के लिए रख लीजिए
कि पेरिटी जो होती है वो हर पार्टिकल के साथ असाइन होगी। वो या तो पॉजिटिव पेरिटी रखेगा या नेगेटिव पेरिटी, यानी इवन पेरिटी होगी या ऑड पेरिटी, सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। अभी हमने कंजर्वेशन की बात नहीं करी, कंजर्वेशन की हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हमेशा याद रखिए, एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल हैज ए सर्टेन पेरिटी एसोसिएटेड विद इट। द पेरिटी ऑफ ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए न्यूक्लियस is the product of parity of the wave function that describes the coordinates of its constituent particles and the intrinsic parities of the particle themselves। ठीक है, दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यही तो हमने लोगों ने किया। वैसे तो सिंपल बहुत कहने में है, पी हमने लिख दिया प्लस माइनस के जगह पे, और उसमें +1 या -1 हमने बता दिया है। +1 है तो इवन पेरिटी, -1 है तो ऑड पेरिटी। अब इसके बाद उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए पेरिटी को समझने में सब लोग डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि हमने वेव फंक्शन साई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होते हुए हमने उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर लिया था, लेकिन हम इस पेरिटी के साथ साई स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ये अगले पॉइंट में हमने क्लियर किया है। सिंस साई मॉड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, पी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, द पेरिटी ऑफ द सिस्टम इज नॉट ए क्वांटिटी दैट हैज़ एन ऑब्वियस फिजिकल सिग्निफिकेंस। कोई ऑब्वियस फिजिकल सिग्निफिकेंस पेरिटी का नहीं है। ये पॉइंट भी हमेशा के लिए बेसिक के तौर पे याद रखिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद it is found that the initial parity of an isolated system does not change during whatever events occur within it। माने चाहे वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है दुनियादारी में क्या क्या अंदर चेंजेस हो रहे हैं, इस पे ध्यान ना दें तो हम यही कहेंगे, यहाँ पे लिखा है कि जो इनिशियल पेरिटी है आइसोलेटेड सिस्टम की तरह अगर न्यूक्लियस को मान लें तो ये चेंज नहीं होती, थ्रू आउट नहीं होती। हम अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन एज ए होल न्यूक्लियस की पेरिटी आप कहेंगे कि वो चेंज नहीं होगी, इससे नहीं कंजर्व रहती है। अब अगर किसी हेड्रोन को आप ले लेते हैं, हेड्रोन का भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो हेड्रोन की जो पेरिटी है वो कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हेड्रोन जिन पार्टिकल से मिलके बनता है उनकी जो है बदल सकती है। आप समझ गए या नहीं? तो अब इस पॉइंट को समझो कि इट इज़ फाउंड दैट द इनिशियल पेरिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग व्हाटएवर इवेंट्स अकर विद इन इट। आर यू क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए सिस्टम ऑफ इवन पेरिटी रिटेन्स इवन पेरिटी, ए सिस्टम ऑफ ऑड पेरिटी रिटेन्स इट्स ऑड पेरिटी। जिसकी इवन पेरिटी होती है उसकी इवन पेरिटी रहती है, जिसकी ऑड पेरिटी है उसकी ऑड पेरिटी रहती है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। अब कंजर्वेशन की बात क्लियर कर दी। नेक्स्ट बात, हाउएवर द कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इन्वर्जन सिमेट्री। एक्सप्रेशन का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेस करने से यहाँ पे भाव कि जो ऑफ पेरिटी जो है ये एक्सप्रेशन है द इन्वर्जन सिमेट्री ऑफ स्पेस। क्योंकि कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट कहाँ करता है? स्पेस में। तो स्पेस में उसकी एग्जिस्टेंस उसकी सिमेट्री के रूप में बताने के लिए हमने जो क्वांटिटी चुनी है वो उसको नाम दिया गया है पेरिटी। अब उसके स्वभाव के अनुसार वो इवन पेरिटी भी हो सकती है और ऑड पेरिटी भी हो सकती है। इवन पेरिटी का सेंस क्या होता है ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और ऑड पेरिटी का क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाउएवर द conservation of parity is an expression of the inversion symmetry of space, that is the lack of dependence of the laws of physics upon whether a left-handed or right-handed coordinate system। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि रोटेशन को अभी हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया कि हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है
या ऐसा। ये कैसा है? राइट हैंडेड और ये लेफ्ट हैंडेड। तो ये बात समझाई जा रही है lack of dependence of the laws of physics upon whether a left-handed or right-handed coordinate system is used to describe the phenomenon। किसी फिनोमेना को बताने के लिए ही हम इसको यूज़ किया करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपको मैं आगे की बात जो एक्सेप्शन चीज़ें आई प्रैक्टिकली उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, हर जगह जुड़ जाता है कि जो न्यूट्रिनो होता है वो लेफ्ट हैंडेड स्पिन पार्टिकल होता है। कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड, माने ये न्यूट्रिनो का हमने दिखा दिया और ये एंटी न्यूट्रिनो का। ये सामने स्टडीज से कंफर्म एक्सपेरिमेंटली हो चुका है। न्यूट्रिनो हैज ए लेफ्ट हैंडेड स्पिन एंड एंटी न्यूट्रिनो ए राइट हैंडेड स्पिन, so that there is a profound difference between the mirror image of either particle and particle itself। मैंने अकेला आप न्यूट्रिनो की बात कर रहे हैं या एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहे हो या अकेले न्यूट्रिनो की अपने आप की बात कर रहे हो या एंटी न्यूट्रिनो की अपने आप की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसकी लेफ्ट हैंडेड स्पिन है, किसकी? न्यूट्रिनो की, और उसकी एंटी न्यूट्रिनो की राइट हैंडेड स्पिन। आगे हम लोग दिस एसिमेट्री इम्प्लाइज दैट, ये एसिमेट्री आ गई भाई, एक लेफ्ट हैंडेड हो गया और दूसरा राइट हैंडेड हो गया। तो दिस एसिमेट्री इम्प्लाइज दैट इंटरेक्शन इन विच न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज participate, the weak interactions need not conserve parity। अभी तक जो हम लोग पहले पढ़ते आए उसमें हम लोगों ने इंटरेक्शंस की बात कंसीडर नहीं करी थी, यूं ही जनरल डिफाइन कर दिया था। हमको पता है 4 टाइप के इंटरेक्शन से, इतना तो हम लोग जान चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो ये देखा गया कि जो 3 इंटरेक्शन हैं, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इनको छोड़ के बचता है वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन को छोड़ के हर जगह कंजर्व रहती है। वीक इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्व नहीं होती है। जो एसिमेट्री आ गई ना न्यूट्रिनो के एग्जाम्पल में, वहाँ से राज खोला कि एसिमेट्रिक हो भी सकती है, यानी पेरिटी नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी हो सकती है। यही तो मतलब निकला। और चूंकि ये वीक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है न्यूट्रिनो, इसलिए वीक इंटरेक्शन में ये हमने इशारे में पॉइंट लिखा है, दिस एसिमेट्री इम्प्लाइज दैट इंटरेक्शन इन विच न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज पार्टिसिपेट। भाई हम अकेले के लिए बात नहीं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम रहता है, वो कभी इससे मिलता है कभी उससे मिलता है। हम लोगों की सोसाइटी में भी ऐसा तो नहीं है कि कोई बैठा है बस जन्म लिया बैठा रहा और उसके बाद मर के चला गया। ड्यूरिंग द होल लाइफ एवरी पर्सन, एवरी एंटिटी इंटरेक्ट्स विद अदर्स। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी इंटरेक्ट दूसरों से करना होता है। तो इंटरेक्ट करने का मतलब है बहुत सारी घटनाओं में हिस्सा लेना। जब वो पार्टिसिपेट करता है द वीक इंटरेक्शंस, वीक इंटरेक्शन के थ्रू नीड नॉट कंजर्व हो भी सकती है, किसी एग्जाम्पल में कंजर्व हो भी रही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंजर्व हो। नीड नॉट, इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो। तो उसके बाद आता है एक और पॉइंट, पेरिटी कंजर्वेशन इज फाउंड टू होल्ड ट्रू ओनली इन दी स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब ये साफ बात क्लियर कर दी कि जहाँ भी आप स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करोगे तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी होल्ड करेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में बनता है पॉइंट, आपको पता होगा तभी आप जानोगे कि किस में हो रहा है। नीचे आपने ए में लिखा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, वीक इंटरेक्शंस, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इसमें पेरिटी कंजर्व रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, स्पाशियल इन्वर्जन इज नॉट इनवेरिएबली ए सिमेट्री ऑपरेशन। स्पाशियल इन्वर्जन का मतलब जानते ही हो आप, was suggested by is invariably a symmetric operation was suggested by the failure of parity conservation in the decay of K plus meson। जब हम आगे हाई एनर्जी फिजिक्स में बढ़ रहे थे, के मीसॉन को स्टडी कर रहे थे, तो जब हम, क्योंकि किसी की इनफाइनाइट लाइफ टाइम नहीं होती, आपने पढ़ा होगा, अगर हम टेबल में देखेंगे कि बहुत मतलब लाइफ टाइम किसी की 10⁻⁻8 सेकेंड है, किसी की 10⁻10 सेकेंड है, हर पार्टिकल की होती है। कुछ पार्टिकल्स को छोड़ के इलेक्ट्रॉन वगैरह डिके नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल डिके हर एक को करना ही होता है, तो जब के प्लस मीसॉन का डिके कर रहे थे उसमें पेरिटी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा था, यानी कि पेरिटी इज नॉट कंजर्व इन के प्लस मीसॉन डिके, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल आपको याद रखने लायक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द अदर पार्टिकल, एक और मैं बात शुरू में ही मैंने बात करी थी कि जो हमारी सृष्टि की रचना है वो कुछ ही चीज़ों से बनी हुई बेसिक तौर पे हम जानते हैं। मास की यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मास भी बेसिक क्वांटिटी है। एक टाइम और जो एलिमेंट्री लेवल पे जब पार्टिकल्स की बात करते हो तो वहाँ पे चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना इम्पॉर्टेंट उसका स्पेस में रहना होता है और टाइम के साथ उसका एग्जिस्टेंस की बात होती है। तो स्पेस टाइम और चार्ज तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चार्ज पेरिटी केवल ये स्पेस वाली नहीं होती है, दो पेरिटी और होती है। एक चार्ज पेरिटी होती है, चार्ज पेरिटी, और इसको हम सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक टाइम पेरिटी होती है और उसको हम डिनोट करते हैं ई से। चार्ज पेरिटी और टाइम पेरिटी, और चार्ज के बारे में आपको जानकारी है और टाइम के बारे में और मतलब की बात हम लोग और कर लेते हैं। टू अदर पेरिटीज, टाइम पेरिटी एंड चार्ज पेरिटी, विच रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन। बिहेवियर ऑफ, क्योंकि पार्टिकल के बजाय हम वेव फंक्शन से कैरेक्टराइज करते हैं। बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन व्हेन t रिप्लेस्ड बाय -t एंड q इज रिप्लेस्ड बाय -t। अब टाइम को t माइनस का मतलब आप जानते ही होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में +t तो रहता ही है आगे समय का बढ़ना, लेकिन भूतकाल में जाना -t, ठीक है ना। नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल सिमेट्री इंप्लाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टाइम इज नॉट सिग्निफिकेंट। अकेला सिग्निफिकेंस आगे जाने का ही नहीं है। सो दैट रिवर्स ऑफ एनी प्रोसेस दैट कैन अकर, माने किसी प्रोसेस का रिवर्स डायरेक्शन में क्या घटित हो सकता है ये भी हमें कंसीडर करना होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो टी वाज लॉन्ग कंसीडर्ड टू बी कंजर्व्ड इन एवरी डायरेक्शन। बहुत दिनों तक थ्योरेटिकली हम लोग यही मानते रहे कि जो टाइम पेरिटी टी है वो हर डायरेक्शन में कंजर्व ही रहती है, लेकिन इट वाज डिस्कवर्ड इन 1964 दैट K2 न्यूट्रल मीसॉन कैन डिके इनटू पाई प्लस एंड पाई माइनस। ये जो K प्लस है वो K न्यूट्रल है, वो पाई प्लस और पाई माइनस में डिके करता है। किसमें डिके करता है? पाई प्लस और पाई माइनस में, विच वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ टाइम पेरिटी। ये देखा गया जब 64 में ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, ये टाइम पेरिटी को वायलेट कर रहा है। ये डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, मोटी मोटी बातें सिर्फ आज कर रहे हैं, ओके। ये एग्जाम्पल ध्यान देने का है जो कि आपके
किसी कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव में भी, या कभी प्योरिटी के बारे में एक छोटा सा राइटअप लिखना हो, तो ये सारी बातें मिला के आप लिख सकते हो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए, राइट। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी बात और इम्पोर्टेंट कही है, द सिमेट्री ऑपरेशन दैट करेस्पॉन्ड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सी इज चार्ज कॉन्जुगेशन। ये शब्द जो है आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से लिखा भी है, चार्ज कॉन्जुगेशन। अभी हमने पहले स्पेस से संबंधित बात करी, फिर टाइम से संबंधित बात करी, अब टाइम पेरिटी चार्ज पेरिटी की बात करने जा रहे हैं। द सिमेट्री ऑपरेशन दैट करेस्पॉन्ड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पेरिटी सी इज ए चार्ज कॉन्जुगेशन। इसको क्या कहते हैं? चार्ज कॉन्जुगेशन, विच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एवरी पार्टिकल इन ए सिस्टम बाय इट्स एंटी पार्टिकल। मैंने हमने जैसे ले लिया है इलेक्ट्रॉन, उसके बदले में आप पॉजिट्रॉन कंसीडर कर लें। हर पार्टिकल के जगह एंटी पार्टिकल का जो ट्रीटमेंट करते हो वही चार्ज कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो चार्ज पेरिटी सी लाइक स्पेस पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि आपका स्पेस पेरिटी कंजर्व नहीं रहता, वैसे चार्ज पेरिटी भी कंजर्व नहीं रहती। हाउएवर डिस्पाइट द लिमिटेड वैलिडिटीज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ सी, पी एंड टी, मतलब एक वेव फंक्शन को, या वेव फंक्शन हम किस लिए माने, बिना किसी, कहीं आग लगी हो तभी तो धुआं होगा, कहीं पार्टिकल होगा तो पार्टिकल को कैरेक्टराइज करने के लिए ही तो वेव फंक्शन लोगे। तो ये कह रहे हैं हाउएवर डिस्पाइट द लिमिटेड वैलिडिटीज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तीन टाइप की पेरिटी आपने ली, सी, पी एंड टी, ये तो लिया। तो इन्होंने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ सी, पी एंड टी, देयर आर गुड थ्योरेटिकल रीजंस फॉर बिलीविंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ सी, पी, टी, माने चार्ज पेरिटी, स्पेस पेरिटी एंड टाइम पेरिटी, इनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली कंजर्व रहता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ सी, पी, टी, देयर आर गुड थ्योरेटिकल रीजंस फॉर बिलीविंग दैट प्रोडक्ट ऑफ सी, पी, टी ऑफ द चार्ज, स्पेस एंड टाइम पेरिटीज ऑफ ए सिस्टम इज इनवेरिएबली कंजर्व। ये बात इन्होंने कही। अब जो लास्ट बात हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत हल्की क्वांटिटी नहीं है, दिमाग में इसकी इमेजिनेशन बैठाना वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपने स्पेस और सिमेट्री जोड़ दिया, इन्वर्जन कर दिया, लेकिन हर पार्टिकल जो कि स्वयं में दिखता नहीं है उसको हम सिर्फ वेव फंक्शन से कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसकी सिमेट्री की बात कर रहे हैं, और सिमेट्री जो है उसकी इन्वर्जन के साथ आप जोड़ के बताते हो, उसमें क्या हो जाता है कि वो इवन रहे या ऑड हो जाए, तो उसके पीछे तथ्यों से हमें गुजरना होता है। ठीक है, फिर हमने तीन टाइप की पेरिटी डिफाइन करी, सी, पी और टी। पी आपने इनिशियली करी, टी बाद में करी, और सी उसके बाद में उसके डिस्कशन को हमने लिया। फिर हमने कहा कि किसी भी वेव फंक्शन की तीनों का प्रोडक्ट वो कंजर्व रहता है, ऐसा कहा। अब हम लास्ट बात कहना चाहते हैं, जो आप लोग प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, एंटीमेटर की बात भी कही जाती है, वो कैसे एंटीमेटर की बात ध्यान में आई, कैसे उसका कॉन्सेप्ट बना, वो इस छोटे से पॉइंट में इस पेरिटी के थ्रू इंडिकेशन उसका समझ सकते हो। द कंजर्वेशन ऑफ सीपीटी मीन्स दैट फॉर एवरी प्रोसेस देयर इज एन एंटीमेटर। यहीं से कहा कि ये जो कंजर्वेशन आया, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई एंटीमेटर, ये मैटर जिसको हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में मैटर को कंसीडर करते हैं, ये मैटर कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि कहीं पे एंटीमेटर की भी एग्जिस्टेंस है, तभी हम पेरिटी के थ्रू उसकी और तह में जा सकते हैं। देयर इज एन एंटीमेटर मिरर इमेज काउंटर पार्ट दैट टेक्स प्लेस इन रिवर्स, एंड दिस पर्टिकुलर सिमेट्री सीम्स टू होल्ड इवन दो इट्स कंपोनेंट सिमेट्रीज समटाइम्स फेल्स इंडिविजुअली। जहाँ जहाँ पे पेरिटी कंजर्वेशन फेल होता है, वो पास होने वाली कोई जगह होगी या कोई एंटीमेटर होगा जहाँ पे उसकी बैलेंसिंग उसके साथ चल रही होगी, इसलिए एंटीमेटर को प्रपोज किया गया है। मैं समझता हूँ
कि पेरिटी के बारे में अब आपके पास जो भी बुक्स हैं और इंडिविजुअल टॉपिक्स में हैं उनको आप अब पढ़ सकते हो। पेरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि ये इसको